एक बहुत पुराने टाइम के सिंगर हैं पंकज उधास, जिनका गाना आपने सुना ही होगा, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। बस वैसा ही काम कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू हम फैंस के साथ कर रही है रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी अपनी एक लिस्ट निकाली है जहां पे वो काउंटडाउन कर रहे हैं 25 ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैचेस का समर स्लैम की हिस्ट्री में, और यहाँ पे नंबर 25 पर ही, यानी कि जिससे उन्होंने किक ऑफ किया है ये पूरा जो भी ये बताने वाले हैं, वो है ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का समर स्लैम वाला मैच। और यही ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यू में लास्ट मैच भी था। तो अब देखो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू अवॉइड कर रही है कोई ब्रॉक लेसनर के नेम को लेना। ये तो मैं कितनी बार अलग अलग वीडियोस में बोल ही चुका हूँ भाई कि अगर इतना केस और क्लेम हुआ है और बहुत सीरियस चीज़ें हैं और उसके बावजूद भी अगर ब्रॉक लेसनर के नेम को वो अवॉइड नहीं कर रहे, मेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू शायद उस चीज़ को सीरियसली लेती नहीं है। लेकिन अगेन फिर वो एक सीरियस चीज़ तो है ही, तो कन्फ्यूजन इसमें बहुत सारी है। बट आप इससे थोड़ा पॉजिटिव और होपफुल रह सकते हो कि ब्रॉक लेसनर का शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में लास्ट मैच नहीं था और वापस आ जाएंगे। बाकी तो यार ये कहानी ऐसी चलती रहेगी जब तक ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ ऑफिशियल या तो कोर्ट वोट से बात ना आ जाए, या फिर दूसरी चीज़ जो हम सब चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। सबसे पहले तो कल वाली वीडियोज़ में जो आप लोगों ने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करके मुझे अच्छा फील करवाया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहूँगा। बस इतनी सी बात है। सबसे पहले तो भैया उस लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे बड़े सेलर हैं इस समय। यहाँ पे बात हो रही है कौन सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज सेल करवा रहा है। मेरा ध्यान नंबर 2 पर ही गया, नंबर 1 पर नहीं गया। और यहाँ पे नंबर 2 पे लिस्ट में आप देख सकते हो कैरियन क्रॉस का नेम है भाई। और कैरियन क्रॉस किन से ऊपर बैठे हुए हैं? आर्ट्रुथ से ऊपर बैठे हुए हैं, जॉन सीना से ऊपर बैठे हुए हैं, रोमन रेंज से ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ है जो अभी कैरियन क्रॉस ने रिसेंटली शुरू करी थी कि एकदम से उन्होंने अपने अराउंड हाइप बनाई, फिर उसके बाद उनको मैच भी मिला, डेफिनेटली ये चीज़ उनके लिए वर्क कर रही है। बट रिसेंटली हमने देखा भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इतना भी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर भाव नहीं देती। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि क्योंकि जे उसो ने भी अपनी बहुत सारी मर्चेंडाइज बिकवा दी थी ना, और उसकी वजह से फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको पुश किया, क्योंकि वरना तो डब्ल्यूडब्ल्यू करती नहीं। लेकिन पुश करने के बाद फिर जब फैंस का ही बैकलैश मिला तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया है। अब वैसा वाला नहीं जमाना रहा डैनियल ब्रायन के जैसा कि भैया सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट करते ही जाएंगे, लोग एकदम से बदल जाते हैं, जैसे हमने कोफी किंगस्टन के लिए देखा था। और वही चीज़ मैं बोलूँगा इस बार जे ऊसो के लिए भी हुई है। तो आई थिंक मैट्रिक ये एक सही है ये देखने के लिए कि फैंस किसको पसंद करते हैं। लेकिन आई थिंक फिर जब बात इस चीज़ के ऊपर आ जाती है ना कि क्या ये एक्चुअल में बंदा एक ड्रॉ है, क्या ये हमारी कंपनी को उठा सकता है, खड़ा कर सकता है, फिर आगे लेके जा सकता है, तब वहाँ पे जो इक्वेशन है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। तो इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू को इतना कोई ब्लेम कर भी नहीं सकते। बट यस, इतना भी नहीं कि तुम बंदे को शो पर मैच ही ना दो, जबकि बाकी और काफ़ी सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि इतना कुछ ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए प्रॉफिटेबल होते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो है शोज़ पर फीचर किया जाता है। जेकब फार्टू ने भैया एक कांड कर दिया है, उन्होंने अपना एक म्यूजिक रिलीज किया है। अब म्यूजिक रिलीज करना कोई कांड नहीं है, मतलब पहले तो थोड़ा अजीब यही है कि जेकब फार्टू ने एक गाना निकाला है, बट फिर अगेन आपको समझ भी जाना चाहिए सारे समवन लोगों के प्रोमो से कि ये बोलते हुए भी ऐसा ही साउंड करते हैं कि जैसे कि कोई रैप कर रहे हैं। और हेलो नामक सॉन्ग निकाला है उन्होंने, मेरे को बिल्कुल ये फ्लोरिडा के टोन में लग रहा है। अगर आपको पता है फ्लोरिडा कोई सिंगर है जिनका ग्रीन लाइट वाला सॉन्ग भी था, जो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए पहले भी लिख चुके हैं, बोल चुके हैं, गा चुके हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एन वर्ड जो है वो ड्रॉप किया है, जो कि आपको पता है अमेरिका में भाई ये बहुत ज़्यादा इसका बवाल है कि एन वर्ड यानी कि जो निगा है वो आप बोल नहीं सकते। उसमें फिर वो ये रेसिज्म के बारे में आ जाता है जो कि काफ़ी ब्लैक पीपल के साथ हुआ है पास्ट में। लेकिन अब लोग इसके अराउंड सोचो, ये एक मुद्दा है उनके लिए। अब वैसे हमारे लिए तो मुद्दे हैं कि अभी बारिश हो रही है भाई एनसीआर में, तो हमारा मुद्दा है कि यार हमारे जो रोड है उसमें गड्ढे हो गए हैं। अरे मैं अभी आज ट्रैवल करके आ रहा था तो भाई मैंने बहुत गड्ढे देखे, कीचड़ उछल रही है। इनके लिए मुद्दा है कि जो एन वर्ड है क्या उसका पास है जेकब फार्टू के पास, क्या एन वर्ड वो बोल सकते हैं? तो इस चीज़ के ऊपर ये जो है बवाल इस समय मच रहा है। पता नहीं यार ये लोग क्या करते रहते हैं। कई बार फिर ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर डेवलप्ड भी हो जाओ तो थोड़ा कहीं उल्टा बैकफायर ही हो जाता है, क्योंकि फिर रियल इश्यूज़ तो तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ होते नहीं है। फिर बस ऐसी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि अपना जो थोड़ी कंट्रोवर्सी या तमाशा है वो करके अपना मन बना रहे। जॉन सीना ने रिसेंटली कुछ कमेंट किया अपने फेयरवेल टूर के बारे में, और पता नहीं भाई ये सिर्फ हमारे अरमान जगाने का काम कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कुछ रियलिटी भी है। वो कहते हैं अभी तो भाई हम आधा ही गए हैं, और अभी मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट आई थिंक वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ऐसा कहना है जॉन सीना का। और अब मतलब इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि भाई कुछ तो इन्होंने तगड़ा प्लान किया हुआ है। लेकिन अगेन जब मेरे को ये पता चलता है कि जॉन सीना का जो हील टर्न है उसकी शुरुआत ही उस मूव की वजह से हुई थी, जब इनको लगा था कि इनकी जो अटेंडेंस है वो फुल नहीं होगी,
तो फिर इन सारी बातों के ऊपर थोड़ा भरोसा कर पाना मुश्किल होता है। बस ये कह सकते हैं कि अब जल्दी से बेबी फेस टर्न अपना करवाओ, तुम जो हील वाला काम कर रहे हो वो तो चलो ठीक है, एंड देन उसके बाद देखते हैं आगे जो आपकी कहानी है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। एक ऐसा इंसान है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिसके वक्त, हालात और जज्बात आने वाले टाइम में आपको ड्रास्टिक फैशन में बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वो नाम है एलिस्टर ब्लैक का। तो भाई हमको इनसाइडर्स की तरफ से ये पता चला है कि पॉल हेमन एक बंदे को बहुत बड़ा देखते हैं अपनी नज़र में कि भाई ये है एक प्लेयर, ये कुछ कमाल करेगा, और वो नाम ऑब्वियसली एलिस्टर ब्लैक का ही है। तो अब अगर पॉल हेमन की नज़रों में कोई बंदा चढ़ गया भाई, तो फिर समझ लो उसके साथ कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। आपको याद है एक टाइम जब अपोलो क्रूज के पास में यूएस चैंपियनशिप आ गई थी, और आई थिंक फिर उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी आ गई थी, और उस टाइम पे रॉ के एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है वो हमारे पॉल हेमन ही थे। तो उस वजह से एकदम से अपोलो क्रूज के जो हालात हैं सब कुछ बदल गए। लेकिन जैसे ही फिर उसके बाद आई थिंक एरिक बिशॉफ और पॉल हेमन दोनों ही गए थे अपने रॉ और स्मैकडाउन से, तो उसके बाद अपोलो क्रूज की हालत फिर नॉर्मल जैसी हो गई थी। तो वो जो एक सेइंग है ना, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, वैसा काम कर देते पॉल हेमन। तो हो सकता है कि एलिस्टर ब्लैक के साथ भी आपको वो चीज़ बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। इस अगर हम हफ्ते की बात करें ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के दो शोज आपको बताइए, एक तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है और एक एवोल्यूशन है। और भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को एक गंदा वाला स्टैट मिला है। सबसे पहले अगर एसएनएमई की बात करूं तो भाई इसके तो ये तो सोल्ड आउट ही चला जाएगा, लेकिन एवोल्यूशन जिसके लिए भी रिसेंटली उन्होंने ये लारा वाल्कीरिया, बेकी लिंच और बेली वाला मैच भी अनाउंस कर दिया। 2019 का जो स्टॉम्पिंग ग्राउंड है भाई, मेरे को तो नाम सुन के ही ऐसे उल्टी सी आ रही, नींद सी आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे तो क्या कर रहे थे ये तो बिल्कुल ऐसा ही था कि क्या तुमने बना दिया। पहले तो ये शो का नाम ही तुम कहाँ से लेके आए, तो बहुत ज़्यादा उस समय मामला ख़त्म सही था। तो 2019 स्टॉम्पिंग ग्राउंड के बाद से अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने फेस किया है सबसे घटिया अटेंडेंस या फिर सबसे घटिया टिकट सेल्स एवोल्यूशन प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। और ये मतलब कहते तो हैं वैसे कि अरे भैया विमेंस रेसलिंग ऐसी चल रही है वैसी चल रही है, लेकिन ध्यान इन्होंने दिया कहाँ, तुमने एसएनएमई के साथ ही तो उसे भड़वा दिया। अब तुमने सेम वीकेंड पे दो शोज रख दिया, तो तुमने अपनी ऑडियंस भी बांट दी। फिर जिस वाले शो पर गोल्डबर्ग आया है, फिर थोड़े सरप्राइजेस की एक्सपेक्टेशन है, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे। फिर वो कहेंगे भाई हम तो हफ्ते में एक ही दिन निकाल सकते हैं, और वो हम एसएनएमई के लिए निकालेंगे। तो फिर इन्होंने थोड़ा सा खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया। और एवोल्यूशन का बिल्ड भी अभी ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि उस लेवल का था, क्योंकि जब ये पहले हुआ था तो इसके अराउंड बहुत ज़्यादा हाइप एंड बज़ क्रिएट हुआ था। तो क्या वो फर्स्ट टाइम थिंग थी इस वजह से था, या वो जो भी था, बट इतने टिकट सेल मतलब 5-6 हज़ार तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये रिसेंट में डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टैंडर्ड है नहीं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है। समर स्लैम 2025 जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच। और इस वाले ग्राफिक को आप देखो भाई, इसको बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई समर स्लैम का क्या ग्राफिक तुमने बनाया है। अब वैसे अगर ग्राफिक डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से मैं इसको देखूँ तो इस डिज़ाइन में कुछ बुरा नहीं है, बट आई थिंक वो जो एक समर स्लैम का पैटर्न रहा है ना, कि वो ऑरेंज और वो ब्लू वाली जो थीम पे चलता था, जो कि जिसको माना भी जाता है कि अगर आप कलर में ज़्यादा घुसोगे तो कैसे ये काफ़ी परफेक्ट एक वो होता है ना कि दो कलर को मिलाओ तो सबसे अच्छा कंट्रास्टिंग भी लगेगा और आपस में कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। तो अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया, तो लोग अब इसके अराउंड जो है थोड़ा रोना सा रो रहे हैं कि यार ये कलर तुमने गलत सा कर दिया और इसको तुमको येलो और ब्लू करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ भाई इस टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारी और भी बातें हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में करने के लिए जिसके बारे में रोया जा सकता है, बट अगैन ये भी एक छोटी छोटी चीज़ है जो मैटर करती है वैसे। चलो अब दो डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव स्टोरी लाइन के मारे हुए लोगों की बात कर लेते हैं, जिसमें से पहला नाम है फिन बैलर का। भले ही आप लोग बोल लो कि भाई वो बंदा टैग टीम चैंपियन बन गया है, लेकिन मेरी नज़र में वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो कि उसके साथ होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या डीमन बैलर ने यहाँ पे कुछ अपना जो गिमिक है उसको टीज किया है। फिन बैलर ने अपना डीमन गिमिक टीज किया है। ये आप देखो, ये वीडियो है जो कि केविन ओवंस और फिन बैलर का मैच हुआ था जापान में, तो ये 10 साल पूरे हो गए, तो उसके बाद कि उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करके ये क्या वो 10 साल वो सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर वो थोड़े डीमन को टीज कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट इतनी समझदार तो डब्ल्यूडब्ल्यू और फिन बैलर खुद हैं कि जब वो डीमन बैलर को लेके आएंगे तो फैंस का जो इंटरेस्ट है वो जनरेट होगा। और जो दूसरा बंदा है क्रिएटिव लोगों का मारा, वो है हमारा ऑस्टिन थ्योरी। और भाई इनके हो चुके हैं 527 दिन जब लास्ट टाइम इनको टेलीविजन पे एक सिंगल्स मैच में विक्ट्री मिली थी। भाई मेरे को अगेन वो टाइम याद आ रहा है यार, बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी वाला। उस टाइम पे तो क्या ही हो रहा था। अब शायद आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही ऑस्टिन थ्योरी की वकालत करता हूँ, लेकिन वही बात है ना कि जब तुम उसको पूरा जैसे जे उसो को देख लिया ना, वो बंदा कहाँ था फिर इसको कहाँ किया, अब आई थिंक उसके बारे में ओपिनियन बनाया जा सकता है कि वो कैसा था। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को ऑब्वियसली अब तक वो मौका ही नहीं मिला, लेकिन जब उनको स्पॉट पे डालते थे तो उनका कैरेक्टर था तो ऐसा कि भैया काफ़ी वो इंटरेस्ट जनरेट करता। बट वही है, ट्रिपल एच ने शायद कभी ऑस्टिन थ्योरी को उसने नज़र से देखा ही नहीं। और अगर मैं बोलूँगा एकमात्र बंदा जिसको सबसे ज़्यादा समस्या हुई होगी विंस मैकमैन के जाने की वजह से,
तो वो नाम है ऑस्टिन थियरी का। ड्रू मैकिंटायर वापस आ चुके हैं, तो भाई बंदा अपना सोशल मीडिया का जो गेम है उसे भी एकदम टॉप नॉच तो रखेगा ही। तो उन्होंने अपनी इस टी शर्ट को पोस्ट किया है, और रिव्यू के टाइम पे, शो के स्मैकडाउन के रिव्यू के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एट वर्क वाला जो उनका ये जो भी है ये कोट है, ये कैसे अप्रूव करवाना चाह रहे थे पिछले साल ही जब उन्होंने वो ट्वीट किया था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसी के बारे में उन्होंने कैप्शन में लिख दिया कि भैया चलो कोई बात नहीं, 1 साल और 3 महीने लिखे, बट यू टू कैन बी बोर्ड एट वर्क। तो ऐसे करके बता रहे हैं कि भाई चलो, मतलब उन्होंने साथ में डब्ल्यू को भी रेल दिया और अपनी जो मर्चेंडाइज है उसको भी प्रमोट करवा दिया। तो ये है हमारे सोशल मीडिया के ड्रू मैकिंटायर का चीज़ों को करने का तरीका। अंडरटेकर भी आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। तो भाई एक इंडिया की वीडियो है, और आई थिंक आपने कहीं ना कहीं तो ये देख ही ली होगी, ये जो ट्विटर पे अकाउंट है इस पर काफ़ी सारी जो ट्वीट्स हैं वैसे वायरल होते हैं। तो यहाँ पे एक जो पिताजी हैं वो अपने बच्चे की जो विश है उसको फुलफिल कर रहे हैं। जब वो आ रहे हैं, उसका बच्चा आ रहा है, तो वो एकदम से वो हारमोनियम में बजा रहा है अंडरटेकर का जो सॉन्ग है। तो इस पर अंडरटेकर ने रिप्लाई भी किया है, और वो लिखते हैं वेल डन यंग मैन। तो ये जो मतलब इंडिया में तो लोगों को काफ़ी ऐसा लगा, और भाई अंडरटेकर ने सही में आके रिप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी भी आपको पता है ना इंडिया में जो बिल्कुल मास वाले लोग हैं वो डब्ल्यू के ऑडियंस भी नहीं है, उनके नज़रिए में अंडरटेकर कुछ अलग ही किस्म का इंसान है, मतलब वैसा जैसा शायद हमको अंडरटेकर के बारे में बचपन में लगता था। थोड़ा अच्छा सा लगा कि चलो भाई अंडरटेकर ने भी अपने जो इंडिया की चीज़ है उसको नोटिस किया, और फिर लोगों ने इसके बारे में बात भी करी। एक बहुत पुराने समय की रोमन रेंस के बारे में बात निकल के आई है, और ये उनके ट्राइबल चीफ वाले टाइम से भी पहले के उनके बिग डॉग के टाइम की है। और कार्ल एंडरसन जो कि एक्स डब्ल्यू सुपरस्टार रहे हैं, उन्होंने बताया कि कैसे एक बार हम सारे लोग ना फ्लाइट पे जा रहे थे और रोमन रेंस भी वहाँ पे था। तो जब हम वहाँ पे गए तो किसी एक बंदे ने ना फ्लाइट के बारे में कंप्लेन करी कि अरे यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो कार्ल एंडरसन ने बताया कि रोमन रेंस ने उस टाइम पे जब हम अपना जो बैगेज है उसको उठाते हैं ना, जब फ्लाइट के बाद से जो बेल्ट पे आता है पूरा बैगेज, तो जब हम उसे उठा रहे थे तो रोमन रेंस ने बोला कि भाई एक चीज़ समझ लो, या तो तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें लिखवा लिया करो पहले ही, या फिर तुम क्विट कर दो ये बिचिंग करना। उनका कहने का मतलब ये था कि जैसे कोई जब कभी कोई सुपरस्टार कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ लिख के वो दी होती है कि भैया तुम्हें ये पर्क्स मिलेंगे, तुम्हारे लिए स्पेशल चीज़ होगी। अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में वैसा कुछ नहीं है तो या तो जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने के टाइम पर लिखवा लिया करो, नहीं तो भैया इसके बारे में तुम बकवास मत किया करो। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा और क्यों है रोमन रेंस के मुंह से सुनने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो सेम फ्लाइट शेयर कर रहे होंगे ऑब्वियसली। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो भैया रोमन रेंस की सक्सेस कुछ ऐसी हुई है, भले आप कह सकते हो नेपोटिज्म तो यहाँ भी चला है लेकिन समवन यहाँ पे भी है, बट अगेन डब्ल्यू के केस में नेपोटिज्म कुछ अलग ही चीज़ है, ये उस तरीके से वर्क नहीं करती जैसा कि हम दूसरी चीज़ों में देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा एक्सक्लूड कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो ये एक थोड़ी मोटिवेटिंग बात है भाई कि बंदा भले ही जब उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं भी था तो भी जो वर्क एथिक है वो ज़्यादा तगड़े थे। इवन मैं बोलूँगा अब हैं थोड़े भाई बंदा जो है थोड़ा अपने घर पर टाइम बिताने को लेके चीज़ें देख रहा है, बट अगेन फिर वो भी हमको उनके बच्चों के बारे में पता चला, तो अब उसके ऊपर तो ज़्यादा वैसे भी सवाल उठा नहीं सकते। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा मैंने साइको क्लाउन के बारे में आपको बताया था, जो कि बाकी इंडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो उनके बारे में अब कंफर्मेशन मिल गई है कि लास्ट मैक्सिकन उन्होंने अपना जो शो है वो कर लिया है, और अब वो सीधा डब्ल्यू कंपनी में आने वाले हैं। और अपने इस मास्क के साथ जो डब्ल्यू के पास मार्केटिंग आइडियाज़ हो सकते हैं वो काफ़ी अलग और यूनिक होंगे। इस वजह से इनकी जैसे पेंटा है, अब पेंटा को लेके भी थोड़ी क्यों क्यूरियोसिटी होती है फैंस की देखने की, भैया भाई कैसा है क्या करेगा। मास्क वाला जो एलिमेंट है वो कुछ अलग तुमको दिखाता है, बट फिर अगेन वो भी नहीं है ना कि सिर्फ मास्क की वजह से चलेगा, तुमको कुछ काम भी करना पड़ेगा। बट साइको क्लाउन वेटरन है इस प्रोफेशनल रेसलिंग के, तो आई थिंक अपना वो जो एक्सपीरियंस है वो लेके आ सकते हैं। और मैक्सिकन लोगों की बात चल रही है तो जरा डेल रियो के बारे में भी आपको लेटेस्ट बता देता हूँ। तो मिस्टर इगुआना जो कि अभी काफ़ी रिसेंटली पॉपुलर होने, उन्होंने डेल रियो के बारे में बोला कि भाई ये बंदा तो हमारे उधर तो बहुत पॉपुलर है, ये भले ही हील है लेकिन जो भी आता है तो लोग पागल हो जाते हैं इसे देख के। तो अब इसका जो है काफ़ी स्मूथ एंड ऑर्गेनिक ट्रांजिशन हो रहा है एक बेबी फेस में। तो इतना सिर्फ उन्होंने कमेंट किया, बाकी वो कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है कि डब्ल्यू डेल रियो को लेके क्या देख रही है या फिर क्या नहीं। और अगर मिस्टर इगुआना आ सकते हैं उधर से इधर, जबकि उनका कोई बहुत बड़ा पास्ट नहीं है या फिर उनको कोई लोग वैसे नहीं जानते, डब्ल्यू की ऑडियंस की बात हो रही है, वहीं डेल रियो को जानते हैं, और अगर वो ज़्यादा ड्रॉ करके देख सकते हैं और वो एक स्टार की तरह दिख सकते हैं तो आई थिंक फिर डब्ल्यू उन सारे उनके जो पचड़े हैं उनको पीछे रख देगी, क्योंकि हमने कई सुपरस्टार्स के साथ होते हुए देखा है। तो थोड़ा पॉजिटिव भी है मामला, लेकिन उनके केसेस को लेके अगेन जो डब्ल्यू फैंस हैं वो थोड़ा नेगेटिव रहते हैं डब्ल्यू को लेके। तो लेट्स सी डब्ल्यू यहाँ पे क्या करती है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसे और इंटरेस्टिंग डब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।